तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी करवा देता हूँ, ठीक है। स्कूल एग्जाम्स के लिए मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करवा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बाद में आर डी शर्मा की प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में एनसीईआरटी से आप करेंगे तो ये 2-3 दिन में टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स भी आ रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन के अलावा लिमिट्स भी होगा। लिमिट्स किसके किसके आ रहा है तो देखते भाई, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले लिमिट किसके किसके आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिट्स, ठीक है। वाई एक सबसे पहले लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, है ना, साथ में आपको मैं स्लोप का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साथ में दोनों कॉन्सेप्ट है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला भी और स्लोप भी। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए आप लोग मुझे। ये x1 होगी, है ना, और आपकी जो ये डिस्टेंस आएगी, अगर ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो ये डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस ये आएगी ये हमारी कितनी होगी, या जो ये डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये की x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, ये आप देख सकते हो, ये y1 होगी, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस होगी पूरी, ये कितनी होगी, ये y2 होगी। तो जो हमारी ये डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी y2 माइनस y1, ठीक है। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया x2 माइनस x1, और ये हाइट कितनी हो गई, y2 माइनस y1। और अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो बेस और हाइट आपको पता है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और जो ये d की वैल्यू आएगी ये हमारी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। इसमें आपको क्या होगा पता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि किसी ट्रायंगल में, है ना, आपको 3 कॉर्नर्स दिए होंगे, 3 कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, और आपसे पूछेगा कि बताइए ट्रायंगल आइसोसेलेस से इक्विलैटरल है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ये कोई लाइन हो गई, ठीक है, और ये पास कर रही कहां से, x1 y1 एंड x2 y2 से। तो ये जो एंगल बनता है लाइन का किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, इसके टैन को हम बोलते हैं स्लोप। तो व्हाट इज स्लोप, जो हमारा स्लोप होता है वो क्या होता है,
स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। और आप यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से नीचे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेंथ आएगी ये होगी x2 माइनस x1, और जो आपकी हाइट आएगी कितनी होगी, ये होगी y2 माइनस y1, दिस y2 माइनस y1, दिस x2 माइनस x1। तो जो आप यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, तो जो आप यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन कितना, x2 माइनस x1। ये हमारी स्लोप हो गई, ठीक है। और अगर आपका स्लोप स्लोप इज पॉजिटिव है ना, अगर आप स्लोप निकालते हैं और स्लोप पॉजिटिव आता है तो जो आपका एंगल थीटा होगा वो लेस देन 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव आता है, अगर आप स्लोप निकालते हैं और आपकी स्लोप नेगेटिव आ रही है, उस केस में जो लाइन होगी वो ऐसे बनेगी, है ना, और आपका जो एंगल होगा मोर देन 90 होगा। तो स्लोप में जो एंगल होता है थीटा, वो हमेशा किसके साथ होता है, थीटा इज एंगल ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ऐसे लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ स्लोप इज नेगेटिव देन थीटा इज मोर देन 90, ठीक है। इफ स्लोप इज जीरो, तो भाई जीरो स्लोप का क्या मतलब होगा, अगर कहीं पे स्लोप जीरो है तो उस केस में इफ स्लोप इज जीरो, इसका मतलब होता है कि जो आपकी लाइन है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अगर आपका थीटा जीरो हो गया, थीटा किसके साथ एंगल होता है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आपका स्लोप जीरो है, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर आपका स्लोप इनफाइनाइट हो जाए तो आपको पता है कि अगर आपका स्लोप इनफाइनाइट आता है तो लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखते हैं, एक पॉइंट है x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और एक बीच में पॉइंट P है जिसको mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये सेगमेंट को mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता था वो होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। याद आ रहा है तो भाई 10th में था ना ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा, ये x कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हमारा पॉइंट मिड पॉइंट है, इफ P इज मिड पॉइंट, उस केस में क्या होगा बताइए, जो mn होगा ये दोनों हमारे 1:1 हो जाएंगे। तो जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताइए आप, जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा x2 प्लस x1/2, mn को आप 1 पुट कर देंगे, दिस इज मिड पॉइंट, और जो हमारा y आएगा वो कितना होगा, y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद इसमें आता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला नोट करिए आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, शायद मुझे लग रहा है ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो जो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इन्हीं सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड है। नोट डाउन प्लीज, कहते हैं कुछ है ना। लिखिए आप, लिखिए आप, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर कहीं पे दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें क्या चीज़ सेम होगी, गेस करिए आप लोग। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें क्या चीज़ सेम होगी, उन दोनों का स्लोप सेम होगा, है ना। tan थीटा दोनों का सेम होगा। तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स मस्ट बी सेम, राइट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। फिर लिखिए आप, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनमें क्या कंडीशन होगी, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे लाइंस आपस में दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। इनमें आपस में कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये एंगल भी 90 होगा। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लिखता हूँ, है ना, तो इसका स्लोप कितना होगा बताइए। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 1, ठीक है। तो इसका स्लोप आएगा, कितना आएगा, tan थीटा, ठीक है। और ये मेरी लाइन ऐसे हो गई, तो इसका जो स्लोप आएगा, आपको पता है ना कि स्लोप में हम एंगल बीटा लेते हैं, ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना होगा, वो होगा tan बीटा, ठीक है। इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया tan थीटा, और इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया tan बीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा बताइए आप, ये आएगा 90 माइनस बीटा, या इसको छोड़ो आप, चलो 90 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। तो ये थीटा, और ये कितना एंगल है, ये आपका ऑलरेडी 90 है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल थीटा, ये बीटा, सॉरी 90 माइनस बीटा नहीं है, कितना होगा, दिस विल बी 180 माइनस बीटा। ये ऐसे देखो आप, इसको छोड़ो, 180 माइनस बीटा भी छोड़ो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को, क्यों भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता है आप लोगों को, पता है ना, ठीक है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं
तो यहाँ से आपको दिखेगा कि जो थीटा प्लस 90 आएगा वो बीटा के बराबर होगा। बोलो होगा नहीं होगा? क्लियर है सबको? थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया यहां से, तो m2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। और सबको पता है कि जो tan 90 प्लस थीटा होता है वो कितना होता है, वो होता है माइनस कॉट थीटा। ट्रिग्नो में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 2 लिखता हूँ, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मैं m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, ये आएगा tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि m1 m2 इज -1। ठीक है, तो अगर कहीं पे दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, है ना, तो उनके परपेंडिकुलर होने के केस में जो उनका स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। और परपेंडिकुलर में स्लोप कितना हो जाता है, m1 m2 इज -1। नोट कर लिया भाई? अनुष्का नोट कर। देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका एंगल θ1 हो गया स्लोप, ठीक है, इसका एंगल कितना हो गया θ2। ठीक है, तो मुझे सारे बच्चे बताइए आप कि ये एंगल कितना आएगा, मुझे कौन बताएगा, ये या ये? बताइए सारे बच्चे, मुझे बताइए कि ये एंगल कितना बनेगा, ये? तो इसको बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बीटा लिख लेते हैं। तो अब बताइए आप मुझे, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपको पता है कि θ1 प्लस बीटा इज θ2। क्यों भाई? θ1 प्लस बीटा इज θ2, है ना, या बोले तो बीटा कितना हो गया हमारा, θ2 माइनस θ1। ठीक है, ये हमारा एंगल बीटा आ गया दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में। और ये एंगल कितना आएगा, मुझे कौन बताएगा? अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आएगा 180 माइनस बीटा, है ना। तो अगर भाई दो स्ट्रेट लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनमें दो एंगल बनते हैं, एक एंगल हमारा एक्यूट होता है और एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूस होता है। समझ गए? जब आपने देखा कि यहाँ पे बीटा कौन सा एंगल है, दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल, ठीक है, और जो 180 माइनस बीटा है वो दोनों लाइंस के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल है। दो एंगल बनते हैं एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। अगर वो 90 पे नहीं है तो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर सारे एंगल्स हमारे 90 हो जाते हैं। अदरवाइज जब भी 90 के अलावा कोई डिफरेंट एंगल बनेगा तो हमारा एक एंगल एक्यूट आएगा, जैसे ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और ये वाला एंगल हमारा कितना आएगा, 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो आई गेस सभी को समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से θ1 प्लस बीटा इज θ2, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, θ2 माइनस θ1। दोनों साइड में tan ले लीजिए, दोनों साइड में tan ले लीजिए आप, है ना। तो जब आप दोनों साइड में tan लेंगे तो tan बीटा आएगा और ये आएगा tan θ2 माइनस θ1। आप यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हमारा tan बीटा का फॉर्मूला आ गया। आपको पता है कि tan θ2 और tan θ1 स्लोप्स हैं यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि जो tan बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये हमारा इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे
tan 180 माइनस बीटा निकालेंगे, है ना, तो जो tan 180 माइनस बीटा होगा वो आप सबको पता है वो होता है माइनस tan बीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, कि tan 180 माइनस बीटा इज माइनस tan बीटा। तो इसका मतलब दो रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट आ सकते हैं? एक आ सकता है मतलब जो tan 180 माइनस बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई tan बीटा आया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो जो tan 180 माइनस बीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक माइनस साइन लगा देंगे आप यहाँ पे, दिस इज माइनस tan बीटा, तो वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है, सुनो आप सारे बच्चे ध्यान से सुने कि हमारे पास दो फॉर्मूले आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आ रहा है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, और एक फॉर्मूला आ रहा है हमारा मतलब एक में m1 माइनस m2 आ रहा है और एक में m2 माइनस m1 आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। सबको क्लियर है बात? भाई आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, आप m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख दो या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख दो, दोनों फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, अगर आपका सॉल्व करके जो tan बीटा है वो नेगेटिव आ रहा है, समझे, तो बीटा कौन सा एंगल होगा, जो बीटा होगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सॉल्व करने पे tan बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो हमारा बीटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। बात समझ आई आप लोगों को कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर सकते हो या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों कर सकते हो। एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। नहीं उसका बेटा अभी मैं वीडियोस भेजने वाला हूं, ठीक है, पहले आप लोग सारे वीडियोस देखो, आज वीडियोस देखो, मैं भी भेज रहा हूं ग्रुप पे, बैकअप क्लास वाले। आता है, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आपको दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है, सारे बच्चे ध्यान सुने, है ना, कि आपको दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे tan बीटा इज मॉड लगा दो, मॉड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, आप उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी आप उसको पॉजिटिव लेके वैल्यू निकाल दिए, tan बीटा इज दिस, और जो बीटा होगा वो क्या होगा हमारा, जो यहां से बीटा निकल के आएगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, समझे, और जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 180 माइनस बीटा। क्या सबको समझ में आ रही बात कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना, और आपसे कहता है कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल बताइए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में, मतलब आप उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आप उसमें जो रिजल्ट आएगा उससे आप बीटा निकालेंगे और वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में अगर एक एंगल बीटा है तो दूसरा कितना होता है, 180 माइनस बीटा। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिगर में आप चेक करिए, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी कहानी तो स्कूल एग्जाम्स के लिए आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना, क्योंकि वैसे स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब 10-15 दिन चलेगा कम से कम स्ट्रेट लाइन, मैं आपको बता दूं, उससे भी ज़्यादा चलेगा, ठीक है। बट अभी स्कूल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसलिए आप अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए, जिससे कि आपके स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपको स्लोप बतानी है, सारे बच्चों को आंसर देने हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन,
स्लोप ऑफ, और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 3, -2 एंड -1, 4। आप एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी है भी तो आप इसको तो मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए भाई, तो मुझे आंसर दीजिए आप लोग। तो देखो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये बनेगा 4 -2 अपॉन -2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा -3/2 आएगा, ठीक है। अब ये में किसी को x1 y1 ले लो, किसी को x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हैं। तो सेकंड केस में स्लोप आएगा y2 - y1 -2 अपॉन, खैर ऊपर 0 आ गया तो देखो आपका स्लोप 0 हो गया। अगर नीचे रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने देखा कि y2 - y1 0 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट में क्या करें कि यहाँ पे एंगल बना रहे थे ना 60 डिग्री के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको पता है स्लोप होगा कितना होगा, स्लोप हो जाएगा tan 60, है ना। तो कितना हो जाएगा ये √3। फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले आप। दो लाइंस के बीच में अगर आप एंगल निकालोगे तो फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉड। सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे एंगल कितना है। एंगल है π/4, तो वैल्यू कितनी आएगी m1 - m2 अपॉन, बताओ सबको क्लियर कि ये रिजल्ट आ जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 मॉड में, ठीक है। डायरेक्ट टाइप आसान सा क्वेश्चन होता है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो m1 को यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, m जो हमें निकालना है, ठीक है, और m2 को लिख लेते हैं हाफ। सारे बच्चे ध्यान से देखें, m1 को क्या लिख दिया मैंने, m1 को तो m लिख दिया जो मुझे निकालना था, और दूसरी जो लाइन की स्लोप है वो हाफ है, उसको मैंने हाफ लिख दिया, ठीक है। अब ये tan π/4 है अगर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ। tan π/4 कितना होता है, tan π/4 होता है 1, समझे। तो जो मॉड की वैल्यू है ये 1 के इक्वल आएगी। अब इसका मतलब पता क्या होता है, अगर ये 1 के इक्वल है तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ये वैल्यू जो आपकी यहाँ पे 1 आ रही है, ये बेसिकली इसका मतलब है कि जो हमारा m1 - m2 अपॉन m1 + m2 जो है ना, जो हमारा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 की जो वैल्यू है, इसका जो मॉड आया था ना, समझ लो इसका मॉड 1 आया था। अगर इसका मॉडुलस 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 भी हो सकती है और ये वैल्यू -1 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। बोलो भाई सारे बच्चे, समझ में आ रहे हैं क्यों। इसका जो मॉड आया है वो मॉड की वैल्यू 1 आई है,
मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 आया है। तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो हाँ, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में +1 हो सकती है और मे बी -1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है स्कूल में। तो इसको आप लिखेंगे, एक बार आप 1 लेंगे, ठीक है, और एक बार आप इसको क्या लिखेंगे, एक बार आप इसको -1 लेंगे, जिससे आपके m के 2 आंसर आएंगे। एक मेरे हिसाब से 3 आ रहा है शायद, और दूसरा -1/3 आ रहा है। बात समझ आ गई आपको कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, एंगल निकालने का, उसको हमें फॉर्मूले को मॉड की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि मॉड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मॉड में ये वैल्यू 1 की इक्वल है तो ये वैल्यू, इसकी दो पॉसिबिलिटी कि एक्चुअल में 1 हो सकता है, या फिर ये एक्चुअल में 1 हो सकता है, और या फिर ये -1 हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो वैल्यूज आपको लेनी है, प्लस वैल्यू भी लेनी है और माइनस वैल्यू भी लेनी है, तो आपको दो आंसर्स मिलेंगे। ये मीटिंग खत्म हो जाए बस। कितनी देर की मीटिंग बची है कुछ बताइए, लिखिए आप, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8। ये लाइन पास कर रही है यहां से 2 से, और ये लाइन जो है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8, 12 एंड x, 24। समझे आप? क्वेश्चन क्या है समझे? इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन और इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां से पास करने वाली लाइंस और यहां से पास करने वाली लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। चलो भाई, एक आंसर भी आ गया मेरे पास। चलिए भाई, तो हमें पता है कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। पहले इसकी स्लोप निकालते हैं, कितनी आएगी बताइए? y2 - y1, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, अपॉन x2 - x1, ये पहले वाली की स्लोप आ गई, इनटू इसकी स्लोप कैसे निकालोगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसको आप -1 के इक्वल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर कहीं पे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा? देखो, अगर ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C, तीनों आपस में क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, अभी अच्छा बात सुनते सबकी। तो अगर 3 लाइंस कोलिनियर हैं तो इसका मतलब उसमें किन्हीं दो पॉइंट्स को लेते हुए स्लोप निकाल दो। समझे? किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेते हुए स्लोप निकाल दो, और स्लोप्स क्या आएंगी बताओ? स्लोप्स इक्वल आएंगी। बताओ, सबको बात समझ आ रही है कि अगर 3 लाइंस कोलिनियर हैं तो जो स्लोप लाइन AB की होगी, अगर मैं यहाँ पे x y एक्सेस बना दूँ तो आप देख सकते हो जो स्लोप, इसको पीछे लाते हैं डॉटेड लाइन से, है ना,
तो जो स्लोप ए बी का होगा वही बी सी का होगा, वही ए सी का होगा। सबको समझ में आ रही बात? क्यों भाई? कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपसे कहता है प्रूफ करके दिखाइए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो क्या करोगे आप? दो दो पॉइंट्स को पकड़ के उनकी स्लोप दिखाओगे। अगर स्लोप सेम आ गई तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। अभी मुझे 1 घंटे के बाद ये 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजो आफ्टर 1 आवर, ठीक है?